स्टार्ट करते हैं। आप सभी को आवाज़ क्लियर है? सब एक बार कंफर्म कर दीजिए। सिद्धार्थ, आवाज़ आ रही है मेरी? आप उस पर आप डिस्कनेक्ट हो गए क्या कॉल से? कुछ लोग तो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हेलो, हाँ ये आपका, आप नहीं जुड़ेगी अभी? वीडियो दिख रहा है आपको? आप कहाँ जुड़े हुए थे? फेसबुक पे? ठीक ठीक है। वीडियो दिख रहा ना? ठीक है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था की पहले की अपनी तीसरी क्लास है। अर्थव्यवस्था के संबंध में हमने अधिक तक चर्चा कर चुके हैं। अर्थव्यवस्था क्या है? सर्वप्रथम हमने दो उदाहरणों को जानने का प्रयास किया था, एक अर्थशास्त्र और दूसरा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का विवर्गीकरण हम कर चुके हैं, इसी प्रकार अर्थशास्त्र के विवर्गीकरण हम कर चुके हैं। जैसे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं। इसको हितों के आधार पर, सार्वजनिक हित है या अपना व्यक्तिगत हित है, इसी आधार पर इसका वर्गीकरण किया था। फिर हमने अर्थव्यवस्था की पूरे प्रकार देखे थे, इस स्वामित्व के आधार पर, अंतर संबंधों के आधार पर और एक अवस्था के आधार पर। ये वर्गीकरण कंप्लीट करते हुए हम भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताओं की चर्चा की थी। इस प्रकार से हमने पूरे अर्थव्यवस्था का एक टॉपिक फिनिश किया था। अगर इसकी चर्चा करें मेंस के लेवल पर, तो मेंस में इसका स्थान कहाँ पर दिखाई देता है? यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो थर्ड पेपर में साइंस के साथ, यूपीएससी में साइंस के पेपर में अर्थव्यवस्था का 50 to 60% रोल रहता है। यहाँ पे साइंस का पोर्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पूछा जाता है। वहीं स्टेट बीसीएस मेनली मध्य प्रदेश पीएससी, एमपीपीएससी। एमपीपीएससी में थर्ड पेपर में इसमें समाजशास्त्र के साथ अर्थशास्त्र को इस बार ऐड किया गया है। अर्थशास्त्र पहले से था, समाजशास्त्र के कुछ टॉपिक इस पेपर में जोड़े हैं जो पेपर नंबर जीएस नंबर पेपर थर्ड में आते हैं। ठीक है, तो उसी का हमारा सब्जेक्ट रन कर रहा है, जिसमें हमने अर्थव्यवस्था की मूलभूत अवधारणा को समझने का प्रयास किया था पिछली दो क्लासों में। आज की क्लास का हमारा मेन फोकस होगा आय का चक्रीय प्रभाव। आय के चक्रीय प्रवाह से पहले मैं आप सभी को एक, या तो पहले जो पढ़ चुके हैं उनको रिकॉल करवाऊंगा, और जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं याद दिलाऊंगा इसमें हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, जिसकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। उत्पादन के कारक की हमने चर्चा की थी। 4 प्रकार के उत्पादन के कारक होते हैं। उत्पादन के कारकों के अंतर्गत हमने इसमें 4 प्रकार के कारक देखे थे। सर्वप्रथम भूमि, देन पूंजी, डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, बस मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। श्रम, एंड देन लास्ट उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप, क्लियर है? वहाँ हमने पूरे डिटेल में इसकी चर्चा की कि भूमि के अंतर्गत किसको मानेंगे, प्राकृतिक संसाधन की क्या उत्पादन शक्ति होगी उसको भूमि कहेंगे। जैसे कि हमारा प्राकृतिक संसाधन है नदी, नदी के द्वारा, नदी पर डैम का निर्माण करके हम उसके द्वारा विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो भूमि क्या कह रहा है अपना? नदी, नदी एक भूमि के रूप में है यहाँ पे। इसकी उत्पादन शक्ति विद्युत, तो ये अपना उत्पादन का कार्य है। उत्पादन किस चीज का हुआ? भूमि से विद्युत का। क्यों? क्योंकि भूमि अपना एक प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते हुए एक उत्पादन शक्ति दे रही है, वो उत्पादन के कारक के अंतर्गत भूमि माना हमने। अगर दूसरे रूप में देखा था हमने इसको कि हम बाइक का निर्माण कर रहे हैं, बाइक का निर्माण करना चाह रहे हैं,
उसके लिए लैंड की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो वहाँ पे भूमि का मतलब अपना ज़मीन हो जाएगा। तो भूमि का मतलब आप सिर्फ ज़मीन तक सीमित मत रहिएगा। इसका मतलब ये है कि प्राकृतिक संसाधन जिसका हम उपयोग उत्पादन शक्ति के रूप में कर सकते हैं, उसी को हम भूमि के अंतर्गत लेकर आएंगे। ठीक है, बाइक का उत्पादन करना है, यहाँ सीधी सी बात जमीन आ जाएगा इसमें। ये भी तो एक प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ पे हम इंडस्ट्री लगाएंगे, उसके लिए भूमि की जरूरत पड़ेगी। इंडस्ट्री लगाएंगे ऐसे ही नहीं लग जाएगी, पूंजी की आवश्यकता होगी। पूंजी भी हमें दो प्रकार की आवश्यकता होगी। किस प्रकार की पूंजी? एक तो मनी के रूप में, देन दूसरी हमें यूज होगी टेक्निक के रूप में, टेक्नोलॉजी, तकनीक। पूंजी में दो चीजों को शामिल किया जाता है, एक मनी को, दूसरा टेक्नोलॉजी को। तीसरा उत्पादन का कारक देखेंगे श्रम। श्रम किस प्रकार का देखेंगे? एक मानसिक श्रम होता है, देन सेकंड इज अपना मानसिक हो गया, एक शारीरिक हो गया। शारीरिक मानसिक कैसे? लैपटॉप के सामने हम बैठे अपनी कुछ दैनिक कार्य कर रहे हैं, तो वो अपना श्रम है। कौन सा श्रम कहलाएगा? मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम, यदि आप कोई शारीरिक श्रम, शारीरिक क्षमता से संबंधित कोई वर्क कर रहे हैं, तो वो श्रम शारीरिक क्षमता के संदर्भ में देखा जाएगा, वही श्रम कहलाएगा आपको। तो उत्पादन के तीसरा कारक श्रम हो गया, जिसके अंतर मानसिक और शारीरिक श्रम। इसमें दोनों में क्या होनी चाहिए? अगर मानसिक श्रम देखा जाए तो कुशलता देखी जाएगी इसमें। एक ऐसे ही गांव का अनपढ़ आदमी मानसिक श्रम नहीं कर सकता है, उसके लिए आपको कुशलता की जरूरत पड़ती है। कुशलता के लिए उसको चाहिए टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी उसका ज्ञान होना चाहिए। हाँ कल्पना जी, आपके इधर से थोड़ा शो उसको म्यूट कर दीजिएगा, तो वही सारा है तो। हाँ ठीक ठीक, तो सभी का म्यूट है यहाँ पे, एक सेकंड में इसको म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। आप ऐसा कीजिए, इसको लॉग आउट करके फिर से वो आईडी डालिए, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा था आपका नाम शो नहीं हो रहा था, पर आप बता रहे थे कि मेरे को बोर्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, तो फिर से आप है ना उसको हटा दीजिए पूरा, फिर से ज्वाइन कीजिए। और यदि कॉल काट कर, अगर वो दूसरे मोबाइल का कॉल कर रहे हैं ना वैसे तो, हाँ ठीक, अब ज्वाइन कीजिए, अब आ जाएगा आपका। अब हटाएं आप, तब तक सुनने की कोशिश करना, ठीक है? ज्वाइन करते रहिए, फिर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। उत्पादन के चौथे कारक के रूप में उद्यमशीलता को देखेंगे। इसी को हम कहते हैं भूख। भूख, जो हमें भूख लगती है, उसी भूख के संदर्भ में समझ लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन भी देंगे भूख क्या होती है। भूख को किस हिसाब से समझेंगे? किसी कार्य को करने की अंतर्निहित अंतर्निहित प्रवृत्ति, ये इसका की पॉइंट है। कुछ शब्दावली ऐसी होती है जिसको अपने को की पॉइंट बनाना पड़ता है, जिसके आधार पे हम उसको डिफाइन कर पाते हैं। जैसे भूख को डिफाइन कर रहे हैं, किसी भी कार्य को, कौन सा कार्य कर रहे हैं हम? बाइक का उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन के कारक लगाएंगे तब जाके बाइक का उत्पादन होगा। पहली चीज भूमि, भूमि का उपयोग किया, उसमें मनी और टेक्नोलॉजी हमने पूंजी के रूप में निवेश की, उसमें हमने श्रम की जितने जरूरत थी उस श्रम को उपलब्ध करवाया। वह उद्यमशीलता के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है उत्पादन का। उत्पादन के कारकों में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो आपका जाएगा उद्यमशीलता। ठीक है, उद्यमशीलता आपका सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है उत्पादन के कारकों में। उद्यमशीलता को कहते हैं जोखिम। तो ये भूख जो होती है, ये एक जोखिम भूख होती है, जोखिम भूख। दूसरी भूख होगी आपकी नवाचार की भूख। वही तीसरे प्रकार के रूप में देखेंगे प्रबंधन की भूख। ये सारी भूख क्या है? एक अंतर्निहित प्रवृत्ति, अपने अंदर किसी चीज के उत्पादन को लेकर। ये तीन चीजें आवश्यक है।
यदि हम बाइक का उत्पादन कर रहे हैं तो सर्वप्रथम हमें जोखिम उठाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कोई काम शुरू किया जाता है उत्पादन से संबंधित तो उसमें जोखिम होता है। जोखिम मतलब रिस्क, आपको रिस्क उठानी पड़ेगी, उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, उसमें आपको लॉस भी हो सकता है। तो आपको प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए आपको जोखिम उठाना पड़ेगा। जोखिम उठाने की आपकी जो अंतर्निहित प्रवृत्ति होगी उसी को जोखिम भूख कहा जाएगा। जिस प्रकार से हमने भूख को परिभाषित किया, किसी कार्य को करने के लिए क्या अंतर्निहित प्रवृत्ति होगी उसी को भूख समझा जाएगा। वही भूख यदि जोखिम से संबंधित है तो जोखिम भूख कहलाएगा। नए विचार, हमारे मन में नए विचार की अंतर्निहित प्रवृत्ति ही जो नवाचार भूख कहलाएगी। वही प्रबंधन भूख के अंतर्गत हमें भूमि का मैनेजमेंट करना, पूंजी का मैनेजमेंट करना और श्रम का मैनेजमेंट करना। जब हम प्रबंधन भूख की चर्चा कर रहे होंगे या प्रबंधन भूख के बारे में विचार कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे या अंतर्निहित प्रवृत्ति के संबंध में उसको देख रहे होंगे, तब 3 चीजों पर विशेष गौर किया जाएगा उस समय। भूमि पर किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए ताकि उत्पादन शक्ति अधिकतम हमें प्राप्त हो सके। पूंजी का किस प्रकार से निवेश किया जाए, न्यूनतम पूंजी लगे, अधिकतम उत्पादन हमें सुनिश्चित हो जाए। ये हमारी कोशिश है, हमारी नहीं, कोई भी जो भी उत्पादन किसी भी चीज का अगर कर रहा है तो उसकी पूंजी में मेन फोकस ये रहेगा कि टेक्नोलॉजी अधिकतम यूज हो। मतलब टेक्नोलॉजी का अधिकतम यूज होगा तो आपका क्या होगा, समय की बचत होगी, समय कम लगेगा और उत्पादन ज्यादा होगा। टेक्नोलॉजी आप अधिक लगाओगे, समय कम लगेगा, उत्पादन आपका बढ़ जाएगा और आपकी मनी क्या हो जाएगी, कम लग जाएगी। ऑनलाइन कॉपरेट करते हुए करना पड़ता है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से टेक्निकल इशू आते रहते हैं। हाँ, आवाज़ आ रही है? हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही ना? ठीक है, वीडियो दिखाएं। तो ये हमारे उत्पादन के 4 प्रमुख कारक थे जिसका उल्लेख आय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत आएगा। इसलिए मैंने आपके पहले भूमिका तैयार की, क्योंकि आपको कभी यहाँ दिक्कत ना आए। यहाँ पे ऐसा ना हो कि हमें तो उत्पादन के कारक ही नहीं पता, तो कैसे हम आय के चक्रीय प्रवाह को स्पष्ट कर पाएंगे। इसी के चलते मैं आपको यहीं पे एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा। अब देखिए, उत्पादन के कारक हैं, ये कारक लगाएंगे तो इससे क्या आय प्राप्त होगी हमें, इसकी आय का भी निर्धारण कर लेते हैं, क्योंकि जब हम आय का चक्रीय प्रभाव पढ़ेंगे तो आय भी निर्धारित कर लेते हैं उत्पादन के कारक में। आप बताइए, आप किराए से रूम से रहते हैं, वो तो भूमि तो है एक, वहां से क्या उत्पादन करोगे आप? उत्पादन एक डीएम बनकर निकलोगे या फिर आईएएस अधिकारी बनकर निकलोगे, वो उत्पादन शक्ति होगी उस भूमि से आपकी। तो आपकी भूमि क्या हो गया, वो रूम। क्या दोगे उसके लिए आप? किराया। किराया या ब्रिटिश काल के समय अगर देखा जाए तो लगान देना पड़ेगा आपको। तो जिसकी भूमि होगी उसको क्या मिलेगा, किराया या लगान मिलेगा। पूंजी के बारे में विचार करते हैं। आपके पास पूंजी है, यदि आप अपनी पूंजी खुद खर्च नहीं कर पा रहे हो तो यदि पूंजी को आपको बढ़ाना है तो आप उसको ऋण के रूप में दे दीजिए। तो आपको आय का साधन क्या प्राप्त हो जाएगा इसमें, ऋण के रूप में आपको ब्याज मिल जाएगा। क्लियर है? आय का साधन देख रहे हैं, किराया हो गया, ब्याज हो गया। श्रम के अंतर्गत देखते हैं, श्रम करोगे तो मजदूरी, श्रम से आपको मजदूरी मिलेगी। अब उद्यमशीलता की बात करते हैं, जिसकी चर्चा मैं पहले ही इनडायरेक्टली रूप से कर चुका हूँ। उद्यमशीलता से आपको प्रॉफिट, आपकी आय क्या है, प्रॉफिट मतलब लाभ। उद्यमशीलता के अंतर्गत आपकी आय का जो साधन होगा वो लाभ होगा। तो आप देख रहे होंगे उत्पादन की यदि हम 4 कारक को इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें 4 प्रकार की आय प्राप्त हो रही है। भूमि से किराया, पूंजी से ब्याज, श्रम से मजदूरी और उद्यमशीलता से लाभ, जिसकी चर्चा आय के चक्रीय प्रवाह में पुनः होगी। उसके लिए मैंने आपका एक बैकग्राउंड तैयार किया। आशा करता हूँ कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा। हाँ, कल्पना, ये क्लियर हुआ है सारा? हाँ, विवेक, आपको क्लियर हुआ है?
सिद्धार्थ आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि कोई डाउट क्लियर न हो, बाय दी वैसे भी यदि हो सकता है तो पूछिएगा जरूर, पर टॉपिक से संबंधित होना चाहिए। टॉपिक के बाहर जाएगा तो मैं यही कहूँगा, यदि आने वाला होगा तो यही कहूँगा कि आने वाला है, अगर हो चुका होगा उससे संबंधित पूछा जा रहा तो मैं बिल्कुल बताऊँगा, क्योंकि पढ़ चुके हैं। और फिर क्वेश्चन सर को तो कोई डाउट होने की गुंजाइश ही नहीं है। टॉपिक में हमारा आय का चक्र प्रवाह। एक बात क्लियर कर दो, आप जब सिलेबस रीड करोगे ना तो ये चीज़ आपको कहीं पे नहीं दिखाई देगी, फिर आप कहोगे कि ये क्या सिलेबस में है क्या, दिखाई तो देती नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बिटवीन द लाइन होते हैं, जिसको आप देख नहीं पाते हो लेकिन वो होते हैं, इसलिए आपको मेन अवधारणा को समझना बहुत आवश्यक है। यदि आप व्यापार चक्र पढ़ रहे हैं तो वहाँ जरूरत पड़ जाएगी चक्री प्रवाह की, कुछ शब्दावली की जरूरत पड़ जाएगी। तो इसलिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको सिलेबस में नहीं दिखाई देंगे, इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे, इसको सिर्फ समझ लेते हैं, तो ये भूल मत करिएगा। आय का चक्री प्रवाह, इसको सबसे पहले परिभाषित करेंगे। परिभाषित करने से पहले एक डायग्राम पर फोकस कीजिएगा। इस पेन से मैं नोट कर रहा हूँ, ये आपको दिखाई दे रहा, ग्रीन पेन से आपको दिखाई दे रहा है स्पष्ट, या ब्लर कर रहा हो तो बताइए। ठीक है, एक क्षेत्रीय ले लिया, ब्लैक पेन खींच, उत्पादन क्षेत्र, दूसरी तरफ गौर कीजिएगा, घरेलू क्षेत्र, एक उत्पादन क्षेत्र लिया हमने, दूसरा घरेलू क्षेत्र, इसके बीच में हमें आय का चक्री प्रवाह करना है। ठीक है, जब आपको डायग्राम क्लियर हो जाएगा ना, ये पूरा फ्लो चार्ट, इसको समझिएगा, फ्लो चार्ट ये क्लियर हुआ तो डेफिनेशन आप लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायग्राम के साथ आप बोल पाओगे। देखिए घरेलू क्षेत्र में अपने पास क्या क्या है, उत्पादन के, यहाँ उत्पादन के कारक, उत्पादन क्षेत्र, यहाँ से हम इधर कंपनी की ओर क्या भेज सकते हैं, कारक सेवा प्रदान करेंगे। और किस प्रकार की कारक सेवा, अभी मैंने चर्चा की थी जस्ट पहली स्लाइड में, उत्पादन के 4 कारक होते हैं। या तो हम घरेलू क्षेत्र से, हम लोग हैं यहाँ पे, हम क्या प्रदान करेंगे, या तो उत्पादन क्षेत्र वाले लोग हो, जो कोई इंडस्ट्री या तो उद्योग स्टार्ट कर रहा, उद्योग स्टार्ट कर रहा है तो उसको भूमि की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको भूमि दे सकते हैं। तो पहला उत्पादन का कारक भूमि दे दिया इसको, या इसको हमने श्रम दे दिया, या फिर हमने इसको पूंजी दे दिया। उद्यमशीलता खुद को विकसित करनी पड़ेगी, क्योंकि एक जोखिम भरा कार्य हो, खुद को उठाना पड़ेगा, तो यहाँ से नहीं जाएगा। कौन से 3 कारक गए यहाँ से, भूमि, श्रम और पूंजी। कारक सेवा घरेलू क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र की ओर जाएगी। अब मुझे बताइए, इसके बदले इन लोगों को क्या प्राप्त होगा। इसके जस्ट पहले की स्लाइड में मैंने आय की कुछ आय बताई थी, तो इसको बोलेंगे सेवा, कारक सेवा के बदले आय, कारक आय, इसको क्या कहेंगे, कारक आय।
इस टाइप की हो सकती है कारक आय। भूमि के लिए अपने को क्या मिलेगा? किराया। श्रम के लिए क्या मिलेगा? मजदूरी। वहीं पूंजी के लिए हमें मिलेगा ब्याज। क्लियर है? कारक सेवा के बदले कारक आय हमें प्राप्त होगी। एक चीज क्लियर? अभी पूरा नहीं हुआ, पूरी डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई। दूसरी चीज देखिए, उद्योग था, किसी चीज का उत्पादन करेगा, या तो वस्तु का या फिर सेवाएं का, दोनों से एक चीज का उत्पादन करेगा। बैंकिंग होगी यहाँ पे, बैंकिंग इंडस्ट्री, तो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगा। यदि कोई उद्योग है, किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो, इंजीनियरिंग उद्योग हो, वस्तु का उत्पादन करेगा। तो ये उपयोग कौन करेगा? यदि सेवा उत्पादित की, क्या खुद थोड़ी ना करेंगे? किसके लिए करेंगे? घरेलू क्षेत्र वाले लोगों के लिए या तो वस्तु का उत्पादन करेंगे या सेवा का उत्पादन करेंगे, अकॉर्डिंग टू डिमांड। यहाँ पे अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग करना। कल्पना का डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। क्या हुआ है कल्पना? चलिए ठीक है, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं वीडियो आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है? आप देख लीजिएगा आराम से, पूरा क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है? ठीक है, हाँ कट कर दो, कोई यदि आप वॉइस में सुनना चाहो तो आप प्लीज। हेलो, देखिए किसी का तो नेट ही खत्म हो गया। अंतिम वस्तु और सेवाओं का उपभोग कौन करेंगे? घरेलू क्षेत्र के लोग। अंतिम वस्तु सेवाएं उनको प्राप्त होगी, ठीक है? अब मुझे बताइए, घरेलू क्षेत्र वाले क्या उपभोग फ्री में करेंगे? नहीं, तो इसके लिए ये देंगे इनको उपभोग व्यय। क्या बोलेंगे इसको? उपभोग व्यय। क्लियर है? यदि किसी उत्पादन क्षेत्र के द्वारा अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसका उपभोग घरेलू क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, उसके बदले उनको उपभोग व्यय देना होता है। अब आवश्यक नहीं कि उत्पादन क्षेत्र में, फाइनली तो उत्पादन क्षेत्र के पास जाएगा व्यय, जो उत्पादन किया उसका उसको कीमत मिलेगी। यदि कोई जिसका रिटेलर सामान को खरीद कर एक कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है, रिटेलर कंज्यूमर तक पहुंचाएगा, फाइनली इसको पे करेगा, जिसको पे करके आए तभी तो ये सामान यहाँ पे विक्रय कर रहा है, इसका ये पे इसको करेगा, देन फाइनली उनको मिलेगा, सरकार को भी इससे कुछ मिलेगा। तो यही इसमें देखा जा रहा है कि अब आय के चक्रीय प्रभाव को समझने का प्रयास करेंगे इस डायग्राम के थ्रू। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बताइए, आय का चक्रीय प्रवाह उत्पादन क्षेत्र तथा घरेलू क्षेत्र के मध्य, क्या बोला मैंने? उत्पादन क्षेत्र तथा घरेलू क्षेत्र के मध्य कारक सेवा तथा अंतिम वस्तु सेवाओं के बीच होने वाले आय के प्रवाह को ही आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिस शब्द को मैं बोलूं उसको नोट किया करना। आय का चक्रीय प्रवाह की परिभाषा दे रहे हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं। उत्पादन क्षेत्र तथा घरेलू क्षेत्र के मध्य कारक सेवा तथा अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के उपभोग के दौरान आय के, कारक आय और उपभोग भी, ये भी इनकी आय है। कारक आय तथा उपभोग व्यय के बीच आय के प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं, जो कि एक चक्र के रूप में होता है। अपने को अगर डेफिनेशन में चक्रीय प्रवाह बोल दिया, फिर डेफिनेशन का कोई मोल नहीं रहेगा। तो आपको यही बोलना है सिर्फ, कारक सेवा अंतिम वस्तु सेवाओं के दौरान कारक आय तथा उपभोग व्यय के प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या इस डायग्राम के बाद आपको क्या डेफिनेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी? जब सारा डायग्राम आपके सामने है, डायग्राम के थ्रू एक फ्लो चार्ट के रूप में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको। यदि आपके बेंच में पूछ लिया जाए कि आय के चक्रीय प्रवाह पर, पीसीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, आय के चक्रीय प्रवाह पर टिप्पणी करिए। आप डायग्राम बनाइए, उसको नोट कीजिए, पूरा पॉइंट के फॉर्म में भी लिख दीजिए,
एग्जामिनर आपके पॉइंट नोट नहीं करेगा, पॉइंट को पढ़ेगा ही नहीं, आपको डायग्राम देख के फुल मार्क्स देगा, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन उसको आकर्षित करेगा कि पढ़ने के लिए, क्योंकि एग्जामिनर को एक चीज़ दिखाना होगा आपको कि आपका आंसर वो पढ़े, ये आपको दिखाना है तो आपका आंसर पढ़े, क्योंकि वो चिढ़ता है आंसर से। यदि आप पूरा पैराग्राफ में फंसा के लिख दोगे तो पढ़ने से ही कतराएगा। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन करना है, प्रेजेंटेशन होगा आपका तो उसको देखेगा, जितनी जल्दी उसको देखकर वो उसको गेस कर पाएगा उतने अच्छे मार्क्स देगा, क्योंकि जितना कम समय उसको उसको खर्च करने के लिए लग रहा है, इसको चेक करने के लिए, उतने अच्छे मार्क्स देगा। और जो जिस क्वेश्चन की डिमांड वो आपने पूर्ति करी है, डायग्राम में वो दिख रहा है, फ्लो चार्ट में दिख रहा है, तो आपको फुल मार्क्स या फुल मार्क्स के करीब तो देगा ही देगा। फुल मार्क्स में फुल तो कभी देता नहीं है, पर कुछ तो देगा। तो डायग्राम को देख के ही फिर आपकी अगर नीचे मिस्टेक हुई तो वो भी नेगलेक्ट कर दी जाएगी। अगर आपका डायग्राम ठीक ठाक हुआ तो वो उसको नेगलेक्ट कर दी जाएगी। तो हमने आय के चक्रीय प्रवाह का एक सिंपल से उदाहरण समझने का एक प्रयास किया। ठीक है, आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, पुष्पेन जी हट गए या यहीं पे है? हाँ तो फिर यहीं पे है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। कुछ डाउट हो तो पूछिएगा, बिल्कुल क्लास से संबंधित, टॉपिक से संबंधित, बिल्कुल आपके हर डाउट को क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। विवेक का वीडियो रुक गया है शायद, ये टेक्निकल इशू आते रहते हैं, किसी का कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा है, किसी का, पर ये प्रॉब्लम सिर्फ लॉकडाउन तक की है, लॉकडाउन के बाद शायद ये प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ सही है, बाद में घी ना डालेंगे। हाँ विवेक क्या हुआ? अच्छा वीडियो दिख रहा है, कनेक्टिंग में है तो ठीक है, आप बिल्कुल इसमें चिंता मत करिएगा, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, आपको रिकॉर्डिंग वीडियो सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, हाँ वॉइस आ रहा ना आपको, वॉइस को सुनने का प्रयास करना। ठीक है, और जैसे कनेक्ट हो जाएगा मुझे बता देना कि ठीक है कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब आय के चक्रीय प्रवाह का हम कुछ वर्गीकरण देखेंगे, इसके कितने प्रकार होते हैं, इस प्रकार पे हम जाएंगे। सबसे पहले द्विक्षेत्रक, त्रिक्षेत्रक और चतुर्थ क्षेत्रक। आय के चक्रीय प्रवाह का अपने वर्गीकरण 3 क्षेत्रों में किया। प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, चतुर्थ क्षेत्रक। विवेक सिंपल डायग्राम के नीचे आप 3 क्षेत्रों में वर्गीकरण करना, आपको वीडियो नहीं दिख रहा है तो अभी दिख जाएगा। तब आप 3 क्षेत्रों में वर्गीकरण किया है, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक और चतुर्थ क्षेत्रक। इसमें 2 क्षेत्र होते हैं, एक उत्पादक क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, दूसरा घरेलू क्षेत्र। यदि आपने इसके जस्ट पहली स्लाइड को गौर किया होगा तो मुझे नहीं लगता है कि द्वितीय क्षेत्र का आपको फिर से बताने की जरूरत पड़ेगी, इसी की चर्चा हमने की थी पहले। उत्पादन क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र के मध्य आय के प्रवाह को, इसके कारण जो कारक सेवा है, कारक सेवा के बदले आपको अंतिम वस्तु और सेवा जो मिल रही थी, इनके बीच में आय का एक प्रवाह हो रहा था, उसी आय के प्रवाह को द्वितीय क्षेत्र का आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। कुछ नहीं लिखना है आपको, सिर्फ द्वितीय क्षेत्र को वहाँ पे ऐड करना है और डेफिनेशन सेम क्लियर है, क्योंकि वहाँ पे 2 ही क्षेत्र है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में आते हैं, और तृतीय क्षेत्र में जाने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करूंगा। ठीक है, वो तीसरी ऐसी संस्था है, 2 क्षेत्र के बाद इसमें 3 क्षेत्र, यहाँ रहेंगे 4 क्षेत्र। इस चारों क्षेत्र में 5वां कारक रहेगा, वो सभी में विद्यमान रहेगा, इसीलिए क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है। और तीसरा कौन सा एक ऐसी संस्था होगी जो तीनों के बीच में काम करेगी, उसी का मैं आपको स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। फिर से वही डायग्राम बनाऊंगा जो अभी बनाया था द्वितीय क्षेत्र का।
और अब उतनी चीज़ें नोट डाउन नहीं करूँगा जितनी कि पहली स्लाइड में की थी, क्योंकि आपको सारी चीज़ें क्लियर है। उत्पादन क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र क्लियर है। कारक सेवा, उसके बदले कारक आई, कारक आई हो जाएगी इसके बदले। क्लियर। अंतिम वस्तु सेवाएं, का उपभोग, और इसके बदले ही क्या देंगे इसको, उपभोग व्यय। क्लियर है। अब देखिएगा तीसरी संस्था कौन सी है, तीसरी संस्था को हम यहाँ बनाएंगे। अब मुझे ये बताइए, यदि घरेलू क्षेत्र में हम लोग हैं, हम लोगों के पास पैसा अतिरिक्त है, तो हम कहाँ जमा करेंगे? यहाँ तो यहाँ कर दिया, फिर भी ये नील नहीं ले रहे, अब इनकी जरूरत नहीं है, या फिर हम इनको दे नहीं रहे, ये ब्याज हमें कम दे रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, बैंक में जमा करेंगे। तो ये कौन सा क्षेत्र अपना, वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय संस्था है। ये क्षेत्रक में मत लेना, वित्तीय संस्था है, क्योंकि अगर अपन ने क्षेत्रक में इसको काउंट किया तो क्या द्वितीय क्षेत्र का नाम द्वितीय क्षेत्र रह पाएगा, उसका नाम तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। तो उसको आप क्या लिखेंगे, वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं बैंकिंग, बीमा, बीमा कंपनी, कुछ भी आ सकता है, जहाँ पर हम हमारे अतिरिक्त पैसे को यहाँ पे जमा कर सकते हैं। और उत्पादन क्षेत्र को यदि पैसे की जरूरत पड़े तो वित्तीय क्षेत्र से पैसा ले सकता है। देखिएगा डायग्राम में एरो का निशान वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय संस्था की ओर, इसको कहेंगे जमा। जमा किया, पैसे जमा कर रहे हैं। अब जब अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो चर्चा किसकी होनी चाहिए, सिर्फ अर्थ, धन की। क्या जमा हो रहा है, धन जमा हो रहा है। इसको क्या मिलेगा, ब्याज। क्लियर है। उत्पादन क्षेत्र वाले भी जमा कर सकते हैं, वो थोड़ी ना ऐसा चाहेंगे कि जमा नहीं कर सकते हैं, जमा तो ये भी कर सकते हैं, इनको भी ब्याज मिल सकता है। आप देख पा रहे होंगे वित्तीय संस्थाओं की मेन भूमिका इसमें क्या है। इसमें अतिरिक्त जमा को स्वीकार करना, उसके बदले ब्याज का भुगतान करना। इस स्लाइड में ये दिख रहा है आपको, अतिरिक्त जमा, अतिरिक्त अधिशेष या अतिरिक्त पैसे को जमा को स्वीकार करना और उसके बदले ब्याज का भुगतान करना। ठीक है। अब एक ये भी तो हो सकता है, ये इसको क्या प्रदान करेगा, ऋण। ऋण लिखेंगे हम ऐसे, जैसे लिखते हैं ऋण। ठीक है, लोन, सिंपल। वित्तीय क्षेत्र से उत्पादन क्षेत्र क्या प्राप्त करेंगे, लोन। बदले में इसको क्या चुकाएंगे, ब्याज। हो सकता है ये भी पॉसिबल है, जब अतिरिक्त जमाया स्वीकार करें तो उसके बदले ब्याज दे रहा है। तो ये अगर लोन की जरूरत पड़ेगी उत्पादन क्षेत्र को, तो हम ब्याज का भुगतान उसको करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसी प्रक्रिया, ये भी लोन वैसे यहाँ पे देता है, लोन देता है इनको, उनके बदले ब्याज करना पड़ता है। सेम प्रोसेस वही है। अब इसमें वित्तीय संस्था की भूमिका का वर्णन करना होता है। सिर्फ उत्पादन जो आय का चक्रीय प्रवाह, इसमें द्वितीय क्षेत्र का हम वर्गीकरण करें तो डेफिनेशन की शुरुआत वहीं से होगी कि यदि घरेलू क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र के मध्य कारक सेवाओं के भुगतान के बदले कारक आय प्राप्त होती है, वहीं अंतिम वस्तुओं सेवाओं के उपभोग के बदले उपभोग व्यय देना पड़ता है। इस प्रक्रिया के दौरान वित्तीय संस्थाएं अतिरिक्त जमा को स्वीकार करती है, जिसके बदले में उसको ब्याज, अतिरिक्त जमा स्वीकार करती है जिसके बदले में उसको ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। इसी क्रम में वित्तीय संस्थाएं उत्पादन क्षेत्र तथा घरेलू क्षेत्र को लोन प्रदान करता है और जिसके बदले में उसको ब्याज की प्राप्ति होती है। यही होता है अपना आय के चक्रीय प्रवाह का द्वितीय क्षेत्र का स्पष्टीकरण। इसमें स्लाइड में कोई डाउट है आपको तो बताइएगा।
वित्तीय संस्थाओं की भूमिका पूछेंगे आपसे कि वित्तीय क्षेत्र में आप टिप्पणी कर दीजिए 5-6 लाइन। सीएस तो यही पूछेगा। 5 नंबर का हो गया, 3 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर। यूपीएससी में 12.5 तो 10, 12.5 का आया तो 200 आपसे 250 वर्ड में पूछेगा। यदि आपका वही चीज़ 12.5 10 नंबर में पूछी तो 250 वर्ड में आपको लिखना होगा। पर वहाँ पे प्रश्न की प्रकृति भिन्न होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम, डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछते ही नहीं है वो। आय का चक्र प्रवाह थोड़ा पूछने बैठेगा, आय का चक्र प्रवाह का आप स्पष्टीकरण दीजिए। ठीक है। आपके उत्पादन क्षेत्र का अगर आपने पहले भी एक कॉलम बनाया था, इस कॉलम में कुछ चीजें लिख लीजिए। आप समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उत्पादन क्षेत्र तो कृषि हो सकता है, एक उद्योग होगा। वैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, पहली या दूसरी क्लास में मैंने बताया था। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को मैंने अदृश्य सेवाएं बोला था, यही वो तृतीय क्षेत्र है। उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आता है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत मैंने एक एग्जाम्पल नोट करवाया था, खनन एवं उत्खनन। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वो खनन और उत्खनन कहाँ जाएगा? उद्योग में। आपको अगर इस स्लाइड के बाद एक नॉर्मल स्लाइड बनाऊंगा, वैसे यहाँ ऐड मत कीजिएगा, उसको समझाऊंगा मैं अभी कैसे उद्योग कृषि सेवा का मिक्सचर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में कैसे वर्गीकरण, दोनों का मिक्सचर करेंगे तो कैसे वर्गीकरण करेंगे वो स्लाइड में बताऊंगा मैं। पर आपको द्वितीय क्षेत्र का ही क्लियर होगा, द्वितीय क्षेत्र में आय का चक्र प्रवाह कैसे होता है। ठीक है। अगर आप इसमें नोट करना चाहो तो विवेक कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए इसमें, जैसे आपने लिखा ना आय का चक्र प्रवाह में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, तो कुछ पॉइंट नोट करने का प्रयास कीजिए थोड़ा। ठीक है। बिल्कुल जैसे बोलता जाऊंगा, जो लोग सुन रहे हैं, जो नहीं लिखेंगे, जो लिखने का प्रयास करेंगे, उसको पूरा क्लियर हो जाएगा। डायग्राम में देखते जाइएगा और वो जो पॉइंट में बोलूंगा उसको देखिएगा, सेम वो स्पष्टीकरण देगा। करें रिस्पेक्ट, अच्छी ध्यान रखना। आप बताइए मुझे, उत्पादन क्षेत्र के हमेशा इसको जरूरत किसकी होती है? हमेशा आपको लगता है कि उत्पादन क्षेत्र को हमेशा लोन की जरूरत पड़ती है, नए नए काम शुरू करने होते हैं, पैसों की जरूरत पड़ती है। तो एक शुद्ध रूप से बोला जा रहा है कि शुद्ध रूप से उत्पादन क्षेत्र एक लोन प्राप्त करता होता है, कभी जमा नहीं करता है, सिर्फ लोन का प्राप्त करता है। पैसे इकट्ठे होंगे तो यहाँ नहीं जमा करेगा, वो पैसे इकट्ठा होगा नई इंडस्ट्री खोलेगा, पैसा इकट्ठा होगा नया इंडस्ट्री खोलेगा। तो क्या उत्पादक क्षेत्र जमा करेगा यहाँ पे? तो ये क्या काम करेगा? ये शुद्ध ऋण प्राप्त करता होता है। क्लियर है? वहीं घरेलू क्षेत्र, आप बताइए पैसा इकट्ठा करके क्या उद्योग लगाने जाएगा? नहीं। घरेलू क्षेत्र में कहाँ उद्योग लगाएगा? उत्पादक क्षेत्र लगाएगा, उद्योग लगाएगा, या कृषि से संबंधित लगाएगा, या फिर सेवा से संबंधित लगाएगा? घरेलू क्षेत्र शुद्ध जमा करता होता है। घरेलू क्षेत्र शुद्ध जमा करता, उत्पादक क्षेत्र शुद्ध ऋण प्राप्त करता होता है। दूसरे शब्दों में, उत्पादक क्षेत्र शुद्ध उधार प्राप्त करता होता है, वहीं घरेलू क्षेत्र शुद्ध उधार दाता होता है। दोनों शब्द क्लियर है? तो मेरा पहला पॉइंट है, विवेक जी आप लिखिए, और सोनल जी आप भी लिखिए, और कल्पना जी तो हट दीजिए, इंटरनेट खत्म हो गया है। ठीक है, बाकी समझने का प्रयास कीजिए, बाकी हमारे सभी सीनियर हैं। ठीक है, आप पहला नोट कीजिएगा पहला पॉइंट में कि उत्पादन क्षेत्र शुद्ध उधार प्राप्त करता, वहीं घरेलू क्षेत्र शुद्ध उधार दाता होता है। उत्पादक क्षेत्र शुद्ध उधार प्राप्त करता, वहीं घरेलू क्षेत्र शुद्ध उधार दाता होता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र एवं उत्पादक क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र दोनों का आगे पीछे कैसे लिखिएगा? अपनी बचत, बचत होगी तो लिख जा रहा है, बचत नहीं जा रही, बचत जमा लिख दो, बचत जमा, बचत जमा,
उत्पादक क्षेत्र तथा घरेलू क्षेत्र अपनी बचत वित्तीय संस्था में जमा करते हैं। डायग्राम से स्पष्ट है। घरेलू क्षेत्र या उत्पादक क्षेत्र अपनी बचत जमा को वित्तीय संस्था में जमा करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। सभी उधार राशियां, अब मुझे बताइए, जब इनको पैसों की जरूरत पड़ेगी या फिर इनको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो लोन दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा था, इसके बदले ब्याज चुकाया जा रहा था। तो अपन क्या कह सकते हैं कि सभी उधार राशियों का लेन देन वित्तीय क्षेत्रों के माध्यम से होता है या फिर वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से होता है। सभी क्षेत्रों, ठीक है, या सभी उधार राशियों, सभी क्षेत्रों में सभी उधार राशियों का लेन देन वित्तीय क्षेत्र के माध्यम से होता है। नोट करिए। अगला पॉइंट लिखिएगा। वित्तीय बाजार से, ये क्या है, वित्तीय संस्था वित्तीय बाजार के अंतर्गत ही समझी जाती है। वित्तीय बाजार से प्राप्त उधार वित्तीय क्षेत्र से प्राप्त उधार, वित्तीय बाजार से प्राप्त उधार आदि का उत्पादन क्षेत्र को लाभांश और ब्याज चुकाना होता है। वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त उधार के बदले में उत्पादन क्षेत्र को ब्याज या लाभांश चुकाना होता है। उसी प्रकार घरेलू क्षेत्र के द्वारा प्राप्त उधार के बदले में उसको ब्याज चुकाना होता है। इतना अब बताइए, एक पॉइंट और लिखना, बस एक पॉइंट। वित्तीय संस्थाएं किसका काम कर रही है, मध्यस्थता का या कुछ और? कुछ और क्या होगा? मध्यस्थता, पूंजी अधिशेष, पूंजी अधिशेष, पूंजी अभाव। तो वित्तीय क्षेत्र या वित्तीय संस्थाएं उधार प्राप्तकर्ता, मतलब अंतिम उधार प्राप्तकर्ता तथा अंतिम उधारदाता के मध्य एक मध्यस्थता की भूमिका का निर्वाह करता है। क्लियर है? वित्तीय संस्थाएं अंतिम उधार प्राप्तकर्ता तथा अंतिम उधारदाता के मध्य मध्यस्थता का काम करता है। इसी पॉइंट के साथ वित्तीय क्षेत्र के अंतर्गत आय का चक्र प्रवाह जी, इसको रफ कर दें। हाँ विवेक, आपने नोट कर लिया सारा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ गया हूँ मैं। इसको रफ नहीं करके भी मैं वही करूँगा, लेकिन मुझे तो ये कहना पड़ेगा कि मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ और इसमें डायग्राम में सिर्फ एक चेंजेस लाना पड़ेगा, वही बन जाएगा तृतीय क्षेत्र की आय का चक्रीय प्रवाह। बस एक चीज ऐड करना पड़ेगा, उसके साथ कैसे अंतर क्रियाएं होगी वो एक स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चक्रीय प्रवाह को मिटाऊंगा, बस आपके माइंड से मत मिटाइएगा, सिर्फ बोर्ड से मिटाएंगे। अब कर रहे हैं हम, जो हेडिंग डालिएगा दूसरा वाला जो अपने वर्गीकरण दिखा था, तृतीय क्षेत्र आय का चक्रीय प्रवाह। ठीक है, एक क्षेत्र, दो क्षेत्र, अब तीसरा क्षेत्र कौन सा होगा? गवर्नमेंट।
सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र। ये पूरा अगले डायग्राम आप बना लीजिए विवेक। विवेक आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद विवेक देख भी पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, देख लेते हैं। हाँ विवेक जुड़े तो हैं। क्या विवेक वीडियो दिख रहा है? ठीक है, ये डायग्राम फिर से बनाइए क्योंकि ये हेडिंग डालिएगा आप, फ्री क्षेत्र की आय का चक्रीय प्रवाह। सेम डायग्राम बनाइए और सरकार के लिए कुछ जगह छोड़ के रखिएगा ऊपर। जैसे अपने इसका लिखा तो जैसे कुछ वर्गीकरण लिखा तो यहाँ पर कुछ जगह छोड़ के रखिएगा। इनके साथ क्या कनेक्शन होगा, इनके साथ क्या कनेक्शन होगा, वित्तीय संस्थाओं के साथ क्या कनेक्शन होगा, वो मैं लिखूंगा। ठीक है, पूरा समझाऊंगा। विवेक आप बना लो ना, तब मुझे तो कंफर्म कर दीजिए तब बना लिया हो। ठीक है, बना लिए विवेक, डायग्राम बना लिए? हमको नहीं हुए हैं क्या? हाँ विवेक आवाज आ रही है मेरी? क्या है कि विवेक अपना वीडियो पुश करके रखते हैं, वॉइस वाला आ रहे ना आवाज? अब देखिए सरकार का इन दो क्षेत्रों से किस प्रकार का संबंध होता है वही देखें हम। फ्री क्षेत्र का आय का चक्रीय प्रवाह, वैसे मैंने जो लिखा है आपको स्पष्ट हो चुका होगा। उत्पादन क्षेत्र किसी वस्तु का उत्पादन करेगा तो टैक्स का पे करेगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। किस प्रकार का टैक्स पे करेगा वह निर्धारित करेगा। विवेक का कॉल पे डिस्कनेक्ट हो गया। टैक्स सिस्टम में पूरा देखेंगे हम कि किस प्रकार का टैक्स ये देंगे और किस प्रकार का टैक्स देंगे। अगर हम यहीं पे टैक्स में चले गए तो आय का चक्र का वाटर चले जाएगा ठंडे बस्ते में और टैक्स की चर्चा होने लग जाएगी। फिर पूछेंगे कि जीएसटी के बारे में बताइए,
तो उस पर जाने से अच्छा है कि सिर्फ टैक्स लिखो। यहाँ पे टैक्स लिखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सिर्फ यहाँ पे टैक्स है कोई सा, तो सरकार को। हेलो, की आवाज आ रही? आवाज आ रही है विवेक? सरकारी क्षेत्र में सरकार के पास जाएगा टैक्स। कौन सा टैक्स जाएगा, टैक्स में समझेंगे। वहीं घरेलू क्षेत्र से टैक्स जाएगा, क्योंकि ये भी कुछ, जैसे कि अपना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आय का टैक्स लगता है। कितना आय कर रहे हैं, जैसे कि 8 लाख पर लगता है अब आय का टैक्स। 8 लाख स्लेब बांट रखा है, पूरा स्लेब की चर्चा करेंगे टैक्स पड़ेंगे तो 8 लाख, वो क्रीमी लेयर का ये सिस्टम है, तो 8 लाख के ऊपर का क्रीमी लेयर का, तो वो आय कर अपनी आय कितनी है वार्षिक आय, उसके आधार पर जो टैक्स लगेगा। ऐसे प्रकार से उद्योग से उत्पाद शुल्क लगेगा, उत्पाद कर लगेगा। कौन सा कर लेगा, सभी की टैक्स में चलते आ रहा है। एक प्रकार से उत्पादन क्षेत्र को भी, सरकारी क्षेत्र को टैक्स पे करना होता है। अब उत्पादक क्षेत्र के द्वारा कुछ वस्तु और सेवाओं का भी उत्पादन किया जाता है, जो सरकार उसको क्रय करती है। मैंने यहाँ उपभोग लिखा था, लेकिन उसको मिटाया है, क्योंकि उपभोग सरकार नहीं करती, क्रय करेगी और वो जनता में उसको वितरित करेगी। ठीक है, कुछ वस्तु और सेवाओं का क्रय, जैसे कि उद्योग क्षेत्र से बाइक भी खरीद सकती है सरकार। सरकार फिर उसको विक्रय कर दे कम दाम पर, जिससे कि लोगों को कम दाम पर वो प्राप्त हो जाए। अनाज, अनाज का भी क्रय कर सकती है। आटे का वर्तमान में बहुत जरूरत है, लॉकडाउन के चलते आज आवश्यक सामान उपलब्ध नहीं हो पाया, तो सरकार उद्योग क्षेत्र से खरीद रही है, फिर सरकार उसको अपनी संस्थाओं के माध्यम से वितरित करवा रही है। तो ये अंतिम वस्तु और सेवाओं का क्रय करेगा, उसके बदले में उसको भुगतान करना होगा। यह संबंध हो गया। साथ ही यदि उत्पादन क्षेत्र को किसी वस्तु का दाम कम हो जाए, उसकी वजह से उसको सब्सिडी भी देती है और अनुदान भी दे सकती है। सब्सिडी दे देगी, यदि किसी बिस्किट का उत्पादन किया, वो 15 रुपए का उसने बनाया, बोला कि 15 रुपए का लोग नहीं खरीद पाएंगे, इस पे आप 5 रुपए की सब्सिडी दे देते हैं, तो 5 रुपए उद्योग क्षेत्र को दे देंगे, तो -5 रुपए अपने को 10 रुपए में प्राप्त हो जाएगा। सरकार जो भी करती है सब जनता के हित में करती है, पर सरकार होनी चाहिए लोकतांत्रिक। सरकार होनी चाहिए लोकतांत्रिक, जनता के हित में काम होगा। अनुदान सब्सिडी उद्योग क्षेत्र को प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि वो वस्तु या सेवाएं घरेलू क्षेत्र तक एक रियायती कीमत पर पहुंच सके, जिससे कि वो उसका उपभोग कर आम जीवन व्यतीत कर सके, जीवन स्तर सुधार सके, जिससे कि उनका कौशल विकास भी हो सके। सब एक के बाद एक कनेक्ट है। तो आप सब्जेक्ट की जितनी अच्छी समझ होगी, उतना आप कनेक्ट करते चले जाओगे। ये हो गया घरेलू सरकारी क्षेत्र का उद्योग क्षेत्र से क्या संबंध है। वही घरेलू क्षेत्र का सरकारी क्षेत्र से संबंध देखेंगे, तो यदि सरकार डायरेक्ट घरेलू क्षेत्र में भी सब्सिडी दे सकती है, गैस सिलेंडर में सब्सिडी प्राप्त होती है, अनुदान भी मिल सकता है। हस्तांतरण आय, आपके क्वेश्चन में, आपके माइंड में क्वेश्चन उठा होगा, हस्तांतरण आय क्या है, इसका मतलब कि किस प्रकार से सरकार घरेलू क्षेत्र को हस्तांतरण आय प्रदान करती है। इसको पेंशन समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। ये पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन योजना, हर राज्य सरकार भी चलाती है और भारत सरकार भी चलाती है। आज लॉकडाउन के दौर में 3 महीने तक 600 रुपये राशि मिलेगी। ठीक है, तो ये हस्तांतरण आय किसके द्वारा दी जा रही है, सरकारी क्षेत्र द्वारा। किसको, घरेलू क्षेत्र वालों को, वो पेंशन के रूप में दी जा रही है। एकल हस्तांतरण भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑफिस पर में छपाई आई। एकल हस्तांतरण आय घरेलू क्षेत्र में आ गई, सब्सिडी आ जाएगा, अनुदान आ जाएगा, आय का टैक्स देंगे, सरकार को देंगे सीधा, तो घरेलू क्षेत्र का इस प्रकार का संबंध हो जाएगा। क्लियर है? तो यही सरकारी क्षेत्र का उत्पादन क्षेत्र और घरेलू क्षेत्र के साथ संबंध है, जो कि त्रिक्षेत्र आय का चक्रीय प्रभाव कहलाता है। हाँ विवेक, क्लियर है आपको? और सोनल, आपको क्लियर है? सोनल सुन पा रही है या फिर कहीं कर रखा होगा आपने? अब विवेक कुछ पॉइंट नोट करिएगा, आपको अगर सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है तो नोट कर लेना। ठीक है विवेक, रेडी? ठीक है, हम इसी के बारे में त्रिक्षेत्र आय का चक्रीय प्रभाव में, सोनल आप भी नोट करिएगा और विवेक आप भी नोट करिएगा।
में लिखिएगा त्रिक्षेत्रक आय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत, त्रिक्षेत्रक आय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र तथा घरेलू क्षेत्र को शामिल किया जाता है। सरकार को अधिकार नहीं है कि इसमें जमा करना और इससे ऋण लेना या ब्याज चुकाना, सिस्टम हो सकता है। तो इससे जमा रहेगा, जमा करेगी, जरूरत पड़ेगी ऋण का तो लोन लेगी, सरकार भी ले सकती है। वित्तीय संस्था से भी संबंध स्थापित करना होगा सरकारी क्षेत्र का। तो पहला पॉइंट नोट करिएगा आपने, क्षेत्र आय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र तथा घरेलू क्षेत्र को शामिल किया जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें, सरकारी क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र तथा घरेलू क्षेत्र से कर की प्राप्ति करता है। साथ ही सरकारी क्षेत्र क्रमशः दोनों क्षेत्रों को अनुदान, सब्सिडी तथा हस्तांतरण आय उपलब्ध कराता है। इसमें अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, यदि सरकार को लोन की प्राप्ति करनी होती तो वो वित्तीय संस्थाओं के संपर्क में आकर लोन प्राप्त करता है, जिसके बदले उसको ब्याज चुकाना होता है। वही घूम फिर के वही पॉइंट आएंगे जो आपको क्लियर हो गया। फिर लिखिएगा, सरकारी क्षेत्र अपना अतिरिक्त जमा वित्तीय संस्थाओं में जमा कर सकती है। जब वित्तीय संस्था को जरूरत हो तो सरकार हो सके पैसे डाल दे, जिसके बदले ब्याज का भुगतान करना होता है। ऋण ब्याज ऊपर जा रहा ऋण, क्या रहा है ब्याज। क्लियर हुआ आपको? अब लास्ट पॉइंट है और क्लास का लास्ट भी टॉपिक है। लास्ट टॉपिक इस संदर्भ में त्रिक्षेत्रक की जगह आ जाएगा चतुर्थ क्षेत्रक। चतुर्थ क्षेत्रक आय का चक्रीय प्रवाह, इसमें कुछ नहीं होगा, एक और जुड़ जाएगा एक संस्था और उसको हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। कुछ रफ करेंगे इसमें, क्योंकि बाकी सब हमने देख लिया है। बस अब तीसरा चौथा क्षेत्र है वो इन सभी क्षेत्रों से किस प्रकार का संबंध स्थापित करेगा। बाह्य क्षेत्र जिसे हम अन्य देश भी बोल सकते हैं। बाह्य क्षेत्र या अन्य क्षेत्र, अन्य देश भी बोल सकते हैं। अब भारत का जैसे ये, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था चौथे क्षेत्र के संपर्क में नहीं आती तो यह एक किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती? अगर विवेक जी आप बता सकते हो तो वॉइस ऑन कीजिए और बताने का प्रयास कीजिए। बाह्य क्षेत्र यदि इसके इन सभी संस्थाओं के संपर्क में नहीं आता, सोनल जी आप सुन पा रहे हैं? हेलो सोनल जी, सोनल वॉइस बंद करके सब में मेरी आवाज जा रही तो उनकी नहीं आ रही, बोल तो रहे होंगे। क्या हम समझाने का प्रयास करते हैं। हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार देखे थे किस अंतर संबंधों के आधार पर।
अंतर संबंधों के आधार पर एक खुली अर्थव्यवस्था और दूसरा देखा था आपने बंद अर्थव्यवस्था। क्लियर है? जब अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ रहे थे हम 3 आधारों में वर्गीकृत किए थे, अंतर संबंधों के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और एक देखा था अवस्थाओं के आधार पर। तो अंतर संबंधों के आधार पर हमने चर्चा कर चुके हैं कि खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है और बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। यदि किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था किसी अन्य देश के साथ कोई आयात या निर्यात नहीं करती है तो उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। यदि आयात निर्यात नहीं हो रहा है अन्य देश के साथ, यदि आयात निर्यात सुचारू रूप से गतिशील है तो उसी को कहेंगे खुली अर्थव्यवस्था। तो अब यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि यदि बाह्य क्षेत्र इनके संबंध में नहीं आता, इसके संपर्क में नहीं आता है तो हमारी अर्थव्यवस्था कहलाएगी बंद अर्थव्यवस्था। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था के साथ विदेशी आयात निर्यात भी सुचारू रूप से गतिशील है तो हमारी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। और मैंने यह भी जिक्र किया था उस समय किस प्रकार से हमारे खुलेपन में वृद्धि हुई है। हड़प्पा सभ्यता के काल में भी हमारी अर्थव्यवस्था खुली थी। 1947 में जब आज़ाद हुए तब भी खुली अर्थव्यवस्था थी और आज भी खुली अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसके खुलेपन में दिन ब दिन वृद्धि हो रही है। जिसका प्रमुख कारण की मैंने चर्चा की थी, वो कारण है LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण और एक वैश्वीकरण। उदारीकरण से ही दोनों आते हैं, वैश्वीकरण भी आएगा तो उदारीकरण से आएगा, निजीकरण भी आएगा तो उदारीकरण से आएगा। इसकी चर्चा हम डिटेल में इसकी पूर्व क्लास में कर चुके हैं। बाह्य क्षेत्र का अंतर्गत देखते हैं। उद्योग क्षेत्र में वस्तु या सेवा प्रदान करेगा, सेवा का निर्यात, तो इसको क्या देना होगा? निर्यात व्यय या निर्यात का भुगतान। और ये भी तो हो सकता है उत्पादन क्षेत्र में इसको वस्तु से वापस टाइम, ये भी पॉइंट ये भी है। यदि वस्तु सेवा पर निर्यात घरेलू क्षेत्र हमारे उत्पादन क्षेत्र ने किया है तो उसके बदले ये भी निर्यात आयात का भुगतान करेगा। ये तो निर्यात का भुगतान हो रहा है। एक मिनट लीजिएगा, आयात कर रहे तो आयात का भुगतान कहलाएगा। आयात भुगतान, यदि हम निर्यात कर रहे हैं तो निर्यात का भुगतान बाह्य क्षेत्र करेगा। क्लियर है? यदि वस्तु सेवाओं का आयात निर्यात हो रहा तो उस देश से संबंधित यदि वो आयात करता है उस चीजों का या वस्तु सेवाओं का तो उसका भुगतान करना होगा तो आयात भुगतान। वही वस्तु सेवाओं का वो निर्यात कर रहा हो तो निर्यात भुगतान बाह्य क्षेत्र को घरेलू क्षेत्र की ओर करना होगा, उत्पादन क्षेत्र की ओर। अब घरेलू क्षेत्र में देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत के अनेक नागरिक ऐसे हैं जो आज तो पता ही चल गया होगा कोरोना वायरस में कितने विदेशी अब इंडिया में लौट रहे हैं। इसका मतलब कई ऐसे भारतीय हैं घरेलू क्षेत्र से विदेश क्षेत्र में निवास स्थान बना चुके हैं, अपने परिवारों से हट चुके हैं, अपने परिवारों के लिए बाहर कुछ कमाने के लिए चले गए हों। तो ये लोग क्या करेंगे, क्या हमेशा के लिए गए, हो सकता है कुछ काम करने के लिए गए, यहाँ उतना पैसा कमा नहीं पा रहे होंगे तो बाहर क्षेत्र में चले गए, किसी दूसरे कंट्री में चले गए। तो वह लोग घरेलू क्षेत्र में क्या करेंगे, एकल हस्तांतरण आय, जिसको बोलते हैं रेमिटेंस, इंग्लिश में बोला जाता है रेमिटेंस, एकल हस्तांतरण आय। अपने परिवार के लोगों को एकल हस्तांतरण करेंगे, इसी को बोलते हैं रेमिटेंस। ठीक है, बाह्य क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की ओर क्या आएगा तो रेमिटेंस आएगा। और यदि यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सरकार के रूप में देखेंगे, यहाँ पे इतना काफी है, सरकार के संबंध में देखेंगे, यदि सरकार अंतर्राष्ट्रीय उधार लेती है,
अंतर्राष्ट्रीय उधार लेती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा। क्लियर है। सरकारी क्षेत्र से बाह्य क्षेत्र का क्या संबंध है कि यदि सरकारी क्षेत्र बाह्य क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय उधार कहाँ से लेगा, अंतर्राष्ट्रीय उधार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, यहाँ से लेगा। इतना क्लियर हुआ। हाँ, सिद्धार्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पुष्पेंद्र जी है ना कि चले गए? हाँ है पुष्पेंद्र। हाँ पुष्पेंद्र सर, आप बताइए, आप सो तो नहीं गए? क्या पता है कहाँ खोए हुए हैं, शायद वही बंद करा हुआ है। यह है चतुर्थ क्षेत्र का आयताचक्रीय प्रवाह, जिसका बाह्य क्षेत्र का अन्य क्षेत्रों से किस प्रकार संबंध है। ठीक है। हाँ, सोने आवाज आ रही क्या? क्या सोने वाली है, सोते रहिएगा फिर। इस पर आप करेंगे क्लास को, यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे। इसके चक्रीय प्रवाह का हमने 3 क्षेत्रों में वर्गीकरण कर लिया, तीसरा था चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है। ठीक है सिद्धार्थ, अब क्लास को हम यही वाइंड अप करेंगे। ठीक है। चलिए, कौन है जो है किरण जी, अब लेट हो गई है। किरण जी आपको आवाज़ नहीं आएगी क्या पता, किरण जी। ठीक है सिद्धार्थ, है ना, ऑल द बेस्ट। ठीक है विवेक।